हाँ, और वहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था? रियो डी जनेरियो में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था या कौन सी चीज़ों को लक्ष्य के तौर पे रखा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसके अलावा आपका पर्यावरण संरक्षण था, इसके अलावा मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित था, और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, फिर आपका एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद आपका कौन सा हमने देखा था? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ है? 1997 में। रियो डी जनेरियो 92 में हुआ था, लेकिन रियो 5 कब हुआ था? रियो 5 कब हुआ था? 1997 में। रियो 5 सही है। 92 में आपका रियो हुआ था, रियो 5 1997 में रियो 5 था। और ये जो रियो 5 है इसके बाद क्या हुआ था? 2002 में। फिर 2012 में रियो 2002 में। और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि रियो 20 कब हुआ था, या रियो 10 कब हुआ, या रियो 5 है ये कब हुआ था। और ये सारी जो है किससे संबंधित है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है ये। हाँ, और रियो डी जनेरियो वाला सम्मेलन किस लिए है फिर? ये पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए है। और इसमें आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण को संरक्षण देना, जैव विविधता को संरक्षण देना, ये सारी चीजें आपकी रियो में शामिल हैं। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, ये अलग चीज है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। और उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कम करने से संबंधित। मैंने आप लोगों को बताया था क्योटो प्रोटोकॉल से आज है कुछ अवधारणाएं आई थी विकासशील विकसित देशों का, वो क्या कहलाए थे? एनेक्स 1 देश और नॉन एनेक्स। एक था आपका एनेक्स 1 और इस एनेक्स 1 में वो कौन से देश शामिल है? एनेक्स 2 में और इसके बाद नॉन एनेक्स। हाँ, जो आपका एनेक्स 1 है ये इसमें वे कंट्रीज हैं जो औद्योगिकरण के समय जिनकी अर्थव्यवस्था जो है संक्रमण से गुजर रही थी, यानी कि वो विकासशील से विकसित देश की तरफ अग्रसर थे। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ था, सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया था। ऐसे देशों को जो उस समय डेवलपमेंट से या फिर डेवलपिंग की ओर बढ़ रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण से गुजर रही थी, जब आपके यहाँ या कहिए कि विश्व में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो उस समय जो देश इस तरह की अर्थव्यवस्था में थी उसे कहा गया एनेक्स 1। एनेक्स 2 में वे देश थे जो उस समय जिनकी अर्थव्यवस्था उस समय संक्रमण वाले दौर में नहीं थी, लेकिन उनसे थोड़ा पीछे था, तो इनको एनेक्स 2 में रख दिया गया है। और वे देश जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, अविकसित हैं, वो नॉन एनेक्स में है। तो जो आपका कार्बन कम करने से संबंधित आया है अवधारणा, ये कौन से देशों के लिए बनाया गया? ये एनेक्स 1 के लिए है या एनेक्स 2 के लिए है, या ओनली एनेक्स 1 के लिए बनाया गया? जितने भी प्रतिबंध हैं ये एनेक्स 1 के लिए बनाए गए हैं। और बाकी देशों के लिए क्या किया गया? ये अपनी मर्जी पे छोड़ा गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आप जो है अपना योगदान दें कि जो उत्सर्जन दर है वो कम हो, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर प्रतिबंध लगाए गए, जो नियम कानून बनाए गए, वो किसके लिए हैं? एनेक्स 1 देशों के लिए किया गया है। और इसके तहत इंडिया तो था, नॉन एनेक्स में था। हाँ, नॉन एनेक्स में है अभी भी।
नॉन एनेक्स में आएंगे। हमारे पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ हम अपनी जो है एक जिम्मेदारी के तौर पर ले रहे हैं कि हमसे जितना संभव हो पाएगा हम उसे कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ हम बात कर रहे थे कि जो ये आया है अवधारणा कीटो प्रोटोकॉल में कौन से तरीके बताए गए हैं कि आप उसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। 3 मैंने आप लोगों को कल बताया था, कौन कौन सा था? कार्बन ट्रेडिंग। पहला क्या था? अंतरराष्ट्रीय क्या था? जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार से संबंधित था ना, कार्बन का व्यापार। और दूसरा क्या था? दूसरे में क्या था? दूसरे में क्या था? 3 तरीके मैंने आपको बताए थे कि ये 3 तरीके बताए गए हैं विकसित देशों को कि इस 3 तरीके के द्वारा आप कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? आप लोगों ने बिल्कुल भी नोट नहीं किया, याद भी नहीं किया? इम्पोर्टेंट हाँ, वो तो मुझे पता है कि कल सारे बॉयज गए थे सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। इससे पता चलता है ना कि थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो सबसे पहले कौन भागेगा। बहुत सेंसिटिव है आप लोग। उल्टा हो गया है, महिलाएं ज़्यादा संतुष्ट हो गई सेंसिटिव हो गए। बताएं दूसरा क्या है बच्चों? क्या हो रहा है? इसका मतलब आप लोगों ने नोट ही नहीं किया। देखिए ये सहयोग भी था, ये था सहयोग द्वारा जो है कार्य करना। और यहाँ पे क्या था आपका? लिखना था CDM, यानी कि आपकी डेवलपमेंट मैकेनिज्म। याद आया? डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आप लोगों को पॉइंट ही नहीं याद है, बताओ कितनी गलत बात है। 3 तरीके थे। हाँ ये बहुत जो बैसाखी बन जाता है ना, ऑप्शन वाली बैसाखी, ये इसको हटाइए, इसके बिना आप लोग चल नहीं सकते। ऑप्शन आएगा तो बता देंगे। मेंस में क्या करेंगे? मेंस में जब लिखना पड़ेगा हाँ नहीं ठीक है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको सिर्फ फ्री के दृष्टिकोण से मत पढ़िए, उसको डिटेल में समझने का कोशिश किया कीजिए। मैं इतनी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, इसका मतलब कहानी तो कहीं रह ही नहीं जाता होगा ना। जब मुझे पॉइंट्स नहीं याद है तो कहानी कैसे याद रहेगा? तो बात ये है। अच्छा कहानी पहले सुना था? चलिए ये ठीक है। आप जो बच्चे थे वो हमें बताएं कि ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार में क्या होता है? कौन करेगा? अच्छा फिर से बता दे, नहीं आए थे, ठीक है चलिए ठीक है। चलिए मान लीजिए कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन का व्यापार कैसे होगा, ये तीनों नियम विकसित कंट्रीज के लिए है, सिर्फ विकसित कंट्रीज करेंगे। और उसमें वो क्या करेंगे? पहला कि मान लीजिए कोई विकसित कंट्री है जैसे अमेरिका है, अब उनसे कहा गया कि आप 100 टन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने 100 टन से ज़्यादा या मान लीजिए 120 टन कार्बन का उत्सर्जन कर दिया। अब मानक से वो 20 टन एक्स्ट्रा है, तो अब उसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो किसी दूसरे विकसित कंट्रीज के साथ, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है या अन्य स्पेन जैसे देश, उनके पास अगर मान लीजिए कि वहाँ के लोगों ने कार्बन उत्सर्जन जो 100 टन का था उस मानक से कम 80 टन ही कंज्यूम किया, 20 टन वो बचा ले गए या और कम किया या मान लीजिए 90 किया, तो जो भी वो उन्होंने बचाया वो कार्बन का उन्हें प्लस में यानी कि फायदा मिलेगा। तो अपने उस 20 टन कार्बन को वो क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मार्केट बनाया गया जहाँ पे कार्बन को बेचना है उस एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर जो है अमेरिका भी आएगा और ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसने कार्बन उत्सर्जन कम किया है, और जिसने कम किया है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा कि जिसको कुछ ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे? वो कार्बन को उनके खरीद लेंगे कि हाँ आपका जो 20 टन आपने कम उत्सर्जन किया है वो हम आपसे खरीद रहे हैं। और ये बहुत महंगा बिकता है, ये सस्ता सौदा नहीं होता है, बहुत महंगा बिकता है।
हालांकि इसका जो रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्केट है वो तय करता है। जैसे एक्सचेंज मार्केट का जो सारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो सेबी देखता है ना, कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, ऐसे इसके लिए भी संस्थाएं बनाई गई हैं। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, कोई भी विकसित कंट्री अगर ज़्यादा उत्पादन कर लेती है तो दूसरे विकसित कंट्री से जिसने उत्पादन कम किया है वो क्या करेंगे, इस मार्केट में एक्सचेंज कर लेंगे, खरीद लेंगे, यहाँ भी कार्बन का व्यापार हो जाएगा। इसी को कार्बन व्यापार कहते हैं। ये तो पहला तरीका, इससे फायदा ये। हाँ, प्रोटोकॉल को कौन लीड करता है? क्योटो प्रोटोकॉल को लीड जैसे जो बनाया गया संगठन क्योटो एक समझौता, ठीक है, एक समझौता है और इसमें सभी देशों का एक कहिए कि मिला जुला रोल है। जैसे ये WTO ये आपका IMF नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इसमें हम सब लोगों ने मिल करके समझौता किया है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब लीड मोस्टली जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज होते हैं वही क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये क्लास है और इसमें सब लोग मिल करके एक ग्रुप बना लीजिए कि ठीक है हम सारे लोग इतना पैसा लगाएंगे और हम सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम मतलब मिलजुल के काम करेंगे, कोई भी चीज़ कम करना होगा ज़्यादा करना होगा कोई नहीं करेगा, सब लोग एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखेंगे। अगर उसमें से कोई कम ज़्यादा करेगा तो फिर जो भी कंट्रीज है वो क्या उनसे जवाबदेहिता मांगेंगे। इसलिए तो मीटिंग होती है, मीटिंग किया जाता है हर साल कि सब लोग आए और वहाँ पर अपनी बातों को रखें कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं और फिर वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर दबाव बनता है। अगर कोई कंट्री इस बात को नहीं मानती है तो अन्य कंट्री उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। मैंने कल बताया भी था, संधि, समझौता और प्रोटोकॉल तीनों में अंतर होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर आपने किसी से संधि की है, हस्ताक्षर किया है किसी संधि पत्र पर, तो उसमें जितने भी बातें लिखी गई हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप इसके लिए बाध्यकारी होंगे। ये सबसे ज्यादा एक तरीके से कहिए कि मजबूत होता है, आप इसे तोड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो जो संधि होता है ये सबसे ज्यादा बाध्यकारी, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसके तौर उस पर आपको जैसे आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है, आपके व्यापार पर प्रतिबंध लग सकता है, आपको ग्रुप से बहिष्कृत किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है उन्होंने क्या किया, परमाणु परीक्षण वगैरह नहीं बंद कर रहे थे तो विश्व के सारे देशों से सारा लेन देन बंद कर दिए। तो इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है। तो सबसे जो कारगर होता है वो संधि। उसके बाद आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल। इसमें भी आप जो है नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो यहाँ पे पूरे विश्व के जो लोग होंगे जो प्रोटोकॉल से संबंधित होंगे वो आपकी आलोचना करेंगे, आपका मतलब जो है बहिष्कार कर सकते हैं या जो है थोड़ा बहुत भर्त्सना कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है समझौता। समझौता बहुत नॉर्मल सा होता है, ये आराम से आदमी तोड़ सकता है, लेकिन इसमें भी आलोचना का आपको शिकार होना पड़ सकता है। तो ये जो आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये संधि तो नहीं है लेकिन एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो विश्व के अन्य जो कंट्री जो इसके सदस्य हैं वो आपकी आलोचना करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आपको मतलब कहेंगे ये गैर जिम्मेदार है, इनके साथ रिश्ता नहीं रखने लायक है या इनके साथ अन्य चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से आपको जगह जगह पे या अन्य संगठनों में आपको क्या किया जाएगा, जलील किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स कि सारे लोग मिल करके अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और उसमें जो भी बातें कही गई हैं उसे निभाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने इसको साइन किया तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आलोचना होगी, आपकी बुराई होगी, आपको जगह जगह जलील किया जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर कहीं संधि कर लिया है तब तो आपको उसको निभाना ही पड़ेगा हर हाल में। और अगर समझौता है तो नॉर्मल जैसे सिंधु नदी जल समझौता है, अगर कुछ भी पाकिस्तान ने गड़बड़ किया तो इंडिया तुरंत एक्शन ले लेता, नहीं देगी पानी आपको। तो ये क्या हो गया, ये समझौता हो गया। अगर ऐसा ये समझौता ना होता तो हमें सोचना पड़ता है एक बार उसको करने के लिए, ठीक है। तो ये समझौता है कि अगर उन्होंने गलत किया जो उनको नहीं करना चाहिए तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं एक तरफा। और वैसे ही पाकिस्तान भी हमारे साथ कर सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल आप आसानी से नहीं तोड़ सकते और संधि तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। तो ये तीन अंतर होता है। जैसे ट्रीटी आपने सुना होगा ना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें देशों ने आपस में ट्रीटी कर रखी थी और उसका मतलब होता है कि बाध्यकारी आपने जो है संधि किया है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर उसके तौर पे अगर आपने उससे संधि को तोड़ा तो फिर उसके एवज में लोग क्या करेंगे, आपके पर आक्रमण कर देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, दूसरी एक्शन लेंगे। तो ये अंतर होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसके लिए कोई अलग से संगठन नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर आप किसी से संधि कर रहे हैं, अगर दो लोगों के बीच है तो आप दोनों लोग एक दूसरे के प्रति जो भी आपने जवाबदेही की है उसके प्रति आप बाध्यकारी हैं। किसी से प्रोटोकॉल किया है तो वहाँ पे थोड़ा कम लेकिन तब भी एक मजबूत रिश्ता है। लेकिन समझौता किया है तो अगर वो आपकी उन चीज़ों के विपरीत जाते हैं जो बात हुई है तो आप वहाँ पे उसको तोड़ सकते हैं
या उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या उनसे दूर हो सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है, यानी कि यहाँ पे जितने भी विश्व के देश हैं उन्होंने मिल करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम अपना बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और इस बात का याद दिलाने के लिए बार बार सम्मेलन होते हैं और उस सम्मेलन को COP 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो है हम आएंगे और सारे जो विश्व के देश हैं वो इकट्ठा होंगे और बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और मैंने कल बताया भी था कि जो आपका कोपेनहेगन का था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वहाँ पर कितना रखा गया था अमाउंट कि जो विकसित कंट्रीज हैं 100 था, 10 से 12 के बीच का, पहले तो 30 था, 10 से 12 के बीच में 30 वही तो मैंने कहा 10 से 12 के बीच में, 30 से 22 के बीच में। अगर 10 से 12 की बात करेगा तो 30 और अगर कहेगा कि 2022 तक उन्होंने कितना कोर्स देने की बात की है तो उन्होंने लेटेस्ट बताया ना। हाँ बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मतलब 22 तक का टारगेट पूछ रहा है या 12 तक का पूछ रहा है। अगर पूछ ले कि 12 तक का कितना उन्होंने रखा था तब आपका ऑप्शन 30 हो जाएगा। और अगर बात करेगा कि 2022 तक का जो कोर्स उन्होंने करने की बात की है तो ये क्या हो जाएगा आपका $100 मिलियन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन रखेंगे? विकसित कंट्रीज रखेंगे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ये समझ में आ रहा है ना, क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है। और कल मैंने बताया भी था कि क्या है संधि, क्या है समझौता, क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये सबसे ज़्यादा जो है ये विकसित कंट्रीज के लिए बनाया गया है, लेकिन जो अन्य देश हैं उनसे भी उम्मीदें की जाती हैं कि वो भी अपना योगदान दें जितना उनसे संभव हो। और ये तीनों नियम भी विकसित कंट्रीज के लिए है। पहला आपको समझ में आ गया होगा कि 2 विकसित कंट्रीज आपस में कार्बन का लेन देन कर सकते हैं। अब किसका सवाल था कि मैम इससे फायदा क्या है? हाँ, फायदा ये है कि यहाँ बाध्यकारी हो गए कि आप 100 टन से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ आपके लिए जो है इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए वही है कि आपकी आलोचना होगी या दूसरी चीज़ें होंगी, आप माना जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो वहाँ पे फायदा ये है कि एक तो पैसे की एक वो होगा ना कि हम अगर कम उत्सर्जन करेंगे तो एक तो हमें सराहना मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने 100 टन से कम उत्सर्जन किया। दूसरा, जितना हम बचाएंगे उतना का हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि जो भी काम आदमी करता है ना प्रॉफिट के लिए करता है। इसमें कोई भी काम कोई करे तो क्या करेगा? फायदे के लिए करता है। तो अगर उत्सर्जन कम करने से फायदा हो रहा है तो कम करने से फायदा है। ये क्या, ये मोटिवेशन देता है। अगर आपको बता दिया जाए कि अगर ये काम आप करते हैं तो आपको इसके बदले में बहुत फायदा मिलेगा तो आप जरूर वो काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए कि अगर इससे ज़्यादा आपने कुछ किया तो आपको दंड मिलेगा तो उससे कम करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। तो फायदा ये है कि जो ज़्यादा उत्सर्जन करते थे वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा कोशिश करेंगे कि कम उत्सर्जन करें कि हमको फायदा भी हो जाए। तो दोनों बातें हो जाएंगी। तो ये फायदा और नुकसान दोनों से आदमी प्रभावित होता है, नुकसान से डरता है और फायदे के लिए भागता है। तो ये जब बातें कहीं आ जाएंगी तो लोग अपने आप उसके अंडर में आ जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो फायदा ये है, ठीक है। तो ये पहला था कि जो विकसित कंट्रीज हैं वो आपस में लेन देन करेंगे, ठीक है। यहाँ विकासशील देशों का कोई वो नहीं है। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही नियम है, क्योंकि विकासशील जो देश है वो क्या है, वो नॉन एनेक्स में है, यानी कि वो उत्सर्जन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे ये उम्मीद की जाती है या आग्रह किया जाता है कि आप कोशिश करें कि मतलब अनलिमिटेड ना हो या बहुत ज़्यादा ना हो। आप कोशिश करें कि अपने यहाँ जो है ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि उत्सर्जन तक कम हो, लेकिन उनसे उन्हें बाध्यकारी नहीं किया गया कि आप 100 टन से ज़्यादा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं क्योंकि अभी वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी क्योंकि हमें विकास नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं है, तो वो कर सकते हैं, उन्हें छूट दी गई है। ये जो प्रतिबंध है ये सब विकसित देशों के लिए किया गया है, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, ये विकसित देश आपस में करेंगे, ठीक। दूसरा, हाँ, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग है मैम, इससे कार्बन पे रोक लग सकता है, कैसे लगेगा मैम? जब अगर कोई एक देश है अगर वो ज़्यादा मतलब कार्बन निकाल रहा है, ठीक है, तो अदर कंट्री अगर कम निकाल रही है तो उसको बेचेगा ना। क्या कैसे पूछें? अगर मैम कोई भी है उसके पास अगर एक्स्ट्रा होता है हाँ। तो वो दूसरे को देता है ना। हाँ। तो कोई भी कंट्री चाहेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा होता है तो हम दूसरे को बेच पाएंगे, तो वही हाँ, इसीलिए तो तो कार्बन एमिशन को ज़्यादा। हाँ, आपके कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारे देश होंगे वो जो ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, फिर किसी से खरीद लेंगे, फिर बैलेंस हो जाएगा। आप ये कहने का मतलब
हाँ, एक के कहने मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वो बढ़ा रहा है कार्बन और बेच रहा है, तो ऐसे और कंट्री कार्बन को बढ़ावा दे और बेचे। हाँ मैं समझ रही हूँ कि मतलब ऐसे तब तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करेंगे, एक्स्ट्रा उत्सर्जन करेंगे और सोचेंगे हम किसी से खरीद लेंगे। हाँ लेकिन इससे क्या है, देखिए दो बातें, एक तो अगर वो ऐसे गलती बार बार करता है तो भी उसके ऊपर रोक लगाया जाएगा कि आप हमेशा ऐसा कर देते हैं। ये क्या ना बाई चांस के लिए कि अगर आप कभी एक्स्ट्रा हो जाए, ये नहीं कि आप हमेशा मतलब एक्स्ट्रा कीजिए और उनसे खरीदिए बेचिए, मतलब ये अगर हो जाए तो आप दूसरे कंट्री से खरीद सकते हैं जिसने कम उत्सर्जन किया, क्योंकि दोनों बातें होती ना, अगर आप कम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और बहुत महंगा बिकता है, इसलिए यानी कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कम करने की तरफ लोग ज़्यादा भागेंगे। और जब विकसित कंट्रीज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि हम कम करें। एक तो अगर वो कम करेंगे तो दूसरा लोग उनको कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो भी नियम कानून बनाया गया उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हर कोई करना। जैसे क्लास में आपको कह दिया जाए कि जो बहुत अच्छे से पढ़ के आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा, तो प्राइज कौन नहीं लेना चाहेगा तो उससे क्या होगा, फायदा होगा, है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप बार बार उत्सर्जन ज्यादा करेंगे तो फिर आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा ना कि आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो बाई चांस के लिए है। उत्सर्जन ज्यादा करना अच्छा काम है, तो समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए फायदा ये है कि एक नियम बन गया है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर ये नियम ना बनाया जाता तो हर देश अपने मतलब जो है धड़ल्ले से कार्बन उत्सर्जन करता और फिर उसका कोई लिमिट नहीं होता कि कितना ज्यादा करते, और ऐसे क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता। ऐसे कम से कम कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो बैलेंसिंग में उससे ऊपर नहीं जा रहा, वो बराबर हो जा रहा है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना कि किसी ने थोड़ा ज्यादा किया, किसी ने कम किया, फिर दोनों ने मिला दिया तो ये बीच का हो गया। लेकिन अगर बार रोक लगाया जाता तो सब लोग ज्यादा ज्यादा करते, तो ये है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बार बार ज्यादा ज्यादा करेगा तो उसको फिर मतलब बोला नहीं जाएगा या उसके ऊपर फिर दबाव नहीं बनेगा, वो जरूर बनेगा। लेकिन ये है कि कभी अगर हो गया तो आप उसको बैलेंस कीजिए, ये पहला तरीका। दूसरा है क्लीन जो है क्या है आपका, यानी कि जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी तकनीक होती है, यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास। और ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया कि कोई विकासशील देश है और वो ऐसी तकनीक का विकास कर रहा है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो। जैसे मान लीजिए इंडिया है और हमारे देश में सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है हम कर रहे हो काम, हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो कि हम इतने, जैसे हमने क्या किया 100 जो है गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन करेंगे 2022 तक, हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जवाहरलाल नेहरू के नाम से। तो अब क्या करें, अमेरिका या कोई भी देश कह दे कि ठीक है हम आपकी इस टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे या पैसे से मदद करेंगे, दोनों बात दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। वो मदद कर देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने कार्बन उत्सर्जन में जो भारत ने ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करी उससे कार्बन उत्सर्जन का दर घटा, तो उसमें आपका महती रोल है, यानी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये भी दूसरा तरीका है कि आप दूसरे देशों में कार्बन उत्सर्जन की दर कम करवा दीजिए पैसा दे करके। लेकिन ये कहाँ के लिए, विकासशील देशों के लिए। ये टेक्नोलॉजी विकासशील देशों में आप दे करके कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और आपका जो तीसरा है ये है सहयोग द्वारा, और ये जो सहयोग द्वारा है ये विकसित कंट्रीज को करेगा। जैसे मान लीजिए कि लगभग आप देखेंगे विश्व में बहुत सारे जो देश हैं वो विकसित हो चुके हैं, तो वहाँ पे अगर किसी देश के पास आपकी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह का उत्सर्जन करे कि कार्बन उत्सर्जन दर कम हो जाए, सभी के पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे आप देखेंगे अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और उसी का कॉपी कर करके चाइना अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ इंप्रूव कर लिया, वो सारे लगभग अमेरिका की ही कॉपी हैं। ये जो हैकिंग विधि और इस तरह की टेक्निक होती है ना, इसके द्वारा चाइना ने बहुत ज़्यादा अमेरिका से चुराया है टेक्नोलॉजी को और अपने यहाँ इतना ज़्यादा विकास किया। तो ये हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। जैसे बहुत अलग अलग तरह के जो हथियार हैं ये बनाने का आप देखेंगे आपके विकसित कंट्रीज तो बहुत है, लेकिन अमेरिका जैसी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लड़ाकू विमान के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, वो सबके पास नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी ही नहीं पता है कि कैसे बनता है। जैसे भारत ही बहुत सारे जो है लड़ाकू विमान वगैरह लेता रहता है, जिसमें दूसरे तीसरे नंबर का हमेशा खरीदने वाले हैं हम। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो तो हम काफ़ी हद तक वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी हमें कोई नहीं दे रहा था, हमने अपनी मेहनत से इसको बनाया है। तो ये टेक्नोलॉजी विश्व में बहुत कम देशों के पास है, जिनके पास पैसा है और उस क्षेत्र में लगे हुए हैं वो ज़्यादा वर्क कर जा रहे हैं। तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में लगभग हमेशा आगे रहता था। अब हालांकि रूस और चीन भी है जो टक्कर देते हैं अमेरिका को, तो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी 1997 की बात हो रही है ना, यानी कि उस समय बहुत सारे देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी। तो वहाँ पे अगर कोई विकसित कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी है और कोई अन्य विकसित कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका सहयोग करे, उसकी मदद करे। अब चूंकि वो भी विकसित है तो बहुत गरीब तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहयोग की बात, क्योंकि दोनों लोग क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और जब दो बराबर के लोग एक दूसरे की मदद करें तो उसे क्या कहा जाता है, सहयोग। तो ये सहयोगात्मक कार्य हो जाएगा, यानी कि सहयोग के द्वारा दूसरे विकसित कंट्री में टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करें, जिससे कि जो कार्बन उत्सर्जन की दर है वो कम हो जाए। ये तीसरा तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये विकसित कंट्रीज का है, ये भी विकसित कंट्रीज का। यहाँ पे विकासशील या अर्ध विकसित देश के प्रोजेक्ट में मदद देकर के जो विकसित कंट्री है वो कार्बन उत्सर्जन दर को घटा सकते हैं। ये तीनों बातें कहाँ हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल में हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और उसी का कॉप के नाम से सम्मेलन होता रहता है। अक्सर आप देखेंगे इससे अपडेट रहना पड़ता है कि इस बार कॉप का सम्मेलन कहाँ हुआ है और ये किस नंबर का कॉप था, ये अलग है। और जो आपका पर्यावरण और जो सतत विकास से संबंधित है वो आपका रियो डी जेनेरियो है, स्टॉकहोम है, फिर उसी का रियो 5, रियो 10, रियो 20, ये होता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, याद रखेंगे। कल के क्लास में यही सारी बातें हुई थी और भी बहुत सारी हमने जो है बात किया था कल, तो उसी से संबंधित। अभी तो भारत विकासशील देश है, बिल्कुल विकासशील देश नहीं, अभी हमारा देश विकसित नहीं है, अभी हमारा देश विकासशील है। विकसित कंट्रीज आपकी ज़्यादातर जो यूरोपीय कंट्रीज है वो हैं, अमेरिका है, जापान है, ये सब आपकी क्या है, विकसित कंट्रीज नहीं। चीन भी विकासशील है, हालांकि विकासशील भी वो थोड़ा ज़्यादा विकास कर गया है, वो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में वो विकसित कंट्री के रूप में सामने आए उभर के, लेकिन अभी वो भी विकासशील है, इसीलिए उसे भी नॉन एनेक्स में रखा गया है। अब ये तो देखिए क्या होता है, फिलहाल तो कल ये भी बात हुई थी कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्सर्जन अमेरिका करता है और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फर्स्ट नंबर पे चाइना है, प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका सबसे ज्यादा नहीं, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पे चाइना है। बताइए क्या होगा फर्स्ट में, देखिए अमेरिका है, लेकिन अमेरिका क्या प्रति व्यक्ति में भी सबसे आगे है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका आगे है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको याद रखेंगे। और अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेंगे तो इंडिया आपका बहुत कम है, ओवरऑल में हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब देखिए अर्थव्यवस्था वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से उसको यूएस डॉलर में जब निकालेंगे तो जिसका यूएस डॉलर में एक मानक बनाया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा बनाया जाता है कि जहाँ के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर होगा वो विकसित कंट्रीज होंगे। ये आपको इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा कि प्रति व्यक्ति आय डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों का कितना होता है और कितना जो है प्रति व्यक्ति आय होगा तो विकासशील होंगे, कितना प्रति व्यक्ति आय डॉलर में होगा तो वो अर्ध विकसित होंगे। तो उसके हिसाब से बनाया जाता है कि विकसित, यानी कि जिसके यहाँ प्रति व्यक्ति आय डॉलर में बहुत ज़्यादा होगा यानी कि वो क्या है, विकसित है। क्योंकि किसी भी देश का इनकम जो सही घरेलू आय है वो हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय से निकालते हैं। यानी कि GDP जो आपका है वो तो ओवरऑल है, सकल घरेलू, फिर सकल राष्ट्रीय होता है, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रीय विकास है, जो वहाँ का एक तरीके से कि समृद्धि है या जो भी है वो कैसे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय से, कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, उसी के हिसाब से हम जान लेते हैं कि उस देश में जो इकोनॉमी का एक तरीके से कहिए कि क्या स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होगा डॉलर में, उसी से पता चलेगा कि किसका कितना, वो मानक बदलता रहता है, वो आपको बताया जाएगा इकोनॉमी में, वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा कि कैसे आप जान पाएंगे। ठीक है, रूस तो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत पहले से, ये वर्ल्ड बैंक यही सब है कि संस्थाएं जो आपके इकोनॉमिक क्षेत्र में कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड बैंक है और आपका IMF है, अन्य जो है वो दूसरा काम करते हैं। तो यही मोस्टली अनुमान लगाते हैं कि हाँ कितना बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्योंकि आय भी तो दिनों दिन बढ़ रहा है, तो उसको भी बढ़ाने घटाने का काम यही लोग करते हैं। ठीक है, तो
ये दोनों संस्थाएं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित बातें हो रही थी, कॉप की बात हो रही थी और फिर बात हो रहा था कार्बन उत्सर्जन का। तो प्रति व्यक्ति अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो हमारा कार्बन उत्सर्जन दर कम है, लेकिन ओवरऑल में देखेंगे तो हम कार्बन उत्सर्जन में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और साथ ही गरीबी बहुत ज़्यादा है, और गरीबी ज़्यादा होगी तो फिर कार्बन उत्सर्जन दर अपने आप ही ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हमने बात भी किया था कि अगर गरीबी है तो जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन होगा तो गरीबी भी आएगी। सबसे पहले क्या गरीबी दूर करें, तब जाकर के जलवायु परिवर्तन कहीं कंट्रोल होगा। तो ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और खास करके जिनके पास टेक्नोलॉजी है। समस्या जटिल तो है, लेकिन हर समस्या का समाधान है, और जटिल बनाया भी तो हम ही लोगों ने है। चलिए, उस क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा जो आपने अभी तक पढ़े हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? पहला है परिचालन पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण, तीसरा है जैविक और चौथा है सांस्कृतिक। इसमें कौन सा है जो पर्यावरण का? एक बार फिर से, पहला है परिचालन पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा है जैविक पर्यावरण। ओह, आप लोगों ने बिल्कुल एकदम पहला नहीं, आप लोगों का पहला ही चैप्टर था, मैंने बताया था उसमें जैविक, अजैविक, भौतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सब आपके पर्यावरण में आएंगे। आपका पर्यावरण का जो दायरा है ये काफी ब्रॉड हो गया है, तो कैसे गलत करें? परिचालन कोई पर्यावरण होता है? नहीं होता। चलिए, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सांस्कृतिक में अच्छा मत देखिए, अच्छा अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ? देखिए, मैंने बताया था कि जो आपका पर्यावरण है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है, और आपके जैविक में कौन से आएंगे डिटेल में मैंने बताया, अजैविक में मैंने इतना विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया है, और उसके बाद जो मनुष्य के द्वारा निर्मित ये भौतिक चीज़ें हैं, और जो सांस्कृतिक जो आप लोगों के द्वारा जो कल्चर जो ये डेवलप किया जाता है, इसको भी पर्यावरण में लेते हैं। जैसे कहीं का कहते हैं ना, उनके घर का माहौल बहुत अच्छा था, पर्यावरण बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो हाव भाव है, बिहेवियर है, बाकी चीज़ें हैं वो अच्छा है, तो वहाँ का पर्यावरण किससे मिलके बना है? उसमें उनका घर भी है, उसमें उनका बिहेवियर भी है, उनमें उन्होंने जो प्राकृतिक चीज़ें लगाई वो भी है, जो कृत्रिम लगाई वो भी है। तो यहाँ का पर्यावरण आप लोगों के इस कृत्रिम मकान से लेकर के आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके कल्चर, वो सारी चीज़ें आ गई ना। तो आपके पर्यावरण में जो ओवरऑल बना हुआ है, इसमें व्यक्ति द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कृत्रिम हो या सांस्कृतिक हो, वो शामिल होती हैं। तो आपके ये सारे पर्यावरण में आ गए। ओके, नेक्स्ट है आपका, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा निर्धनता को घटाना। अब बताएं। सभी आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में? यस, जल चक्र में। जल चक्र मतलब क्या? द्रव से वाष्प में, वाष्प से द्रव में, फिर ठोस में, ये जो चक्र चलता है, इसमें किसका सबसे बड़ा रोल? टेम्परेचर का। टेम्परेचर मतलब क्या हो गया? सौर चक्र। फटाफट बस देख लेते हैं आप लोग कितना याद है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष मीन्स जानते हैं? क्षरण, किसी चीज का खत्म होना। उत्कर्ष मीन्स आगे बढ़ना, अपकर्ष मीन्स उसमें कमी आना। तो पहला है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, दूसरा मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, तीसरा पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, और चौथा है सभी। सभी वाले ऑप्शन थोड़े आसान कर देते हैं।
पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे जो है क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। आपको क्या लगता है, पहला सही है? धारणीय विकास का जो लक्ष्य है वो पहली बार 1972 में आया था। धारणीय विकास मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और किसमें आया ये? रियो डी जनेरियो में, अमेरिका की राजधानी में आया, सिटी से आया है, ठीक है। धारणीय विकास, तो ये गलत हो गया। इतना कॉन्फिडेंट के साथ गलत जवाब बताते हो। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केयरफुली सुने। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कुछ समझ में आया? बहुत लंबा है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यही सही है। एक ही बताना था तो आपका पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट है आपका रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी हैव। जो आपका 21 है एजेंडा, इसका मतलब क्या है या इसका शीर्षक क्या है? ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी कहते हैं, ये कहाँ है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि कौन सा दुष्प्रभाव है जो सत्य नहीं है जलवायु परिवर्तन से। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। दूसरा, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। और तीसरा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित ब्रिक्स की 19वीं बैठक में शामिल न होना। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। ये तो सही है, क्योंकि दुष्परिणाम आए उससे अच्छा है कि आप इस तरह की चीजें करें। दूसरा, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। ये भी सही है। हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो पहला और दूसरा है ये सही है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका पहला है क्वेश्चन है हरित राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे NGT किस प्रकार से भिन्न है, अलग है? तो पहला है NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक
आदेश से किया गया है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। कौन सा सही है? दूसरा सही, पहला छोटा है। हाँ, पहला फिर से रिपीट कर दें। एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया है। नहीं, हाँ गुण में है, एक है, दो है। हाँ, एनजीटी संवैधानिक है, बताइए। आप कूट में है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों नहीं? दूसरा वाला सही है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कुओं का, झरनों का, इन सब का जो है यही देखभाल करता है। बिल्कुल, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए किया गया था। जबकि जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह एक सांविधिक संगठन है। सांविधिक और एक आपका सांविधिक और संवैधानिक एक होता है। एक संवैधानिक होता है, एक सांविधिक होता है और एक कानूनी होता है। संवैधानिक, सांविधिक और कानूनी, तीन चीजें होती हैं। संवैधानिक मीन्स जिसका उल्लेख संविधान में, जब संविधान बना तो जिसका उल्लेख संविधान में था, या कोई भी क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन करके उसको शामिल कर दिया जाए, अनुच्छेद अनुसूची भाग में वो उसका उल्लेख हो तो क्या हो गया? संवैधानिक। लेकिन अलग से जो है, जो आपका संसद है उसके द्वारा पारित करके संविधान में बिना जोड़े ही बना दिया जाए, पास कर दिया जाए कोई, तो सांविधिक हो गया। और ऐसे कोई जो है आपकी जो न्यायपालिका है उसके द्वारा कोई चीज़ कानून के रूप में ले आया जाए तो क्या हो जाता है? वो कानूनी हो जाता है। अच्छा, सांविधिक मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में तो ना हो, इसको अर्ध संवैधानिक कह सकते हैं। यानी कि ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसको संसद के द्वारा बना करके नियम, जैसे जो लोकसभा या राज्यसभा उनके द्वारा पास कर दिया जाए, लेकिन उसको संविधान में संशोधन करके इंक्लूड ना किया जाए, लेकिन ये अलग से क्या हो जाए, नियम बन जाए और वो फॉलो होने लगे, तो आपका क्या हो जाता है? सांविधिक हो जाता है। कानूनी है तो आर्टिकल में उसको ऐड कर देते हैं, कानूनी जो चीज है। कानूनी हर चीज आर्टिकल में नहीं होता। ये नहीं, जो संपत्ति का अधिकार जो है 300 का हाँ, तो वो कानूनी नहीं है, वो आपका, हाँ तो उसको क्योंकि निकाल दिया गया ना, जो संविधान से निकाल दिया गया वो कानूनी लेकिन है तो आर्टिकल में उसको स्थान दिया गया था, आर्टिकल में किसी खंड में उसको संपत्ति का जो अधिकार है पहले संवैधानिक था, लेकिन अब संवैधानिक नहीं है। अब उसका उल्लेख हाँ उसको कानूनी कहा गया, उसको संशोधन करके क्या किया, अलग कर दिया गया है। तो अभी वो जो है आपका कानूनी कह सकते हैं, या एक ही मौलिक अधिकार नहीं रह गया। वो पहले क्या था, आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब उसमें क्या, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है। अगर मौलिक अधिकार रहता है तो गवर्नमेंट उस पर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती, आप इसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ कल ये क्वेश्चन हुआ भी था, कथन था प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कारण है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। हाँ ये सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? हालांकि प्राचीन हो चुका है क्वेश्चन, तो ये जब था तो करंट में था। चलिए नेक्स्ट है आपके कुछ और भी बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ ये बताइएगा, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना है, आईएएस का क्वेश्चन है। पहला है
खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है का निदर्शन या प्रदर्शन करती है। अलग अलग जाति कौन सा सही हो गया? तीसरा पहला, तीसरा तीसरा है बेटी। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है को बताता है। संख्या को बताता है कि संख्या तब भी नहीं, संख्या कभी नहीं बताता, संख्या को नहीं बताता। ये नहीं कि हाँ जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो इतने जीवों को ही खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता इतने ही जीवों को खाएगा, तो यहाँ भी संख्या नहीं बताता। ठीक है, तो संख्या का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, यही IAS का है। कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? अगर तितलियों की प्रजातियों में संख्या में गिरावट आएगी तो क्या दिक्कतें होंगी? पहला है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कीट पतंगे ये सब क्या करते हैं? परागण करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं तो परागण होता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधे यानी कि जो कृषि वाले पौधे हैं में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा, इसके कारण बर्रा में समझते हैं? बर्रा नहीं समझते? हाँ, जो आपकी येलो कलर की रेड कलर की जो बड़ी वाली होती है ना, मधुमक्खियों से भी बड़ी, उसको इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तीसरा बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा, क्या ये कवक जैसी बीमारियां हैं इससे दूर होती हैं क्या? तो दूसरा गलत हो गया। ये जो कह रहा है कि कुछ पौधों में जो कृषि योग्य पौधे हैं इनकी कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई बीमारी थोड़ी दूर करते हैं, वो तो एक आहार श्रृंखला का एक हिस्सा है, दूसरा वो परागण करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए धरती से तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा है और वो परागण का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। फसलों में उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि परागण करने का काम तो यही सब करते हैं ना, तो अगर परागण नहीं होगा तो फसल में उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मधुमक्खियाँ का होना बहुत जरूरी है। आप लोग कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा, द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक भी बताना था तो ये सही है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। और इसका पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा। और किसका उल्टा बनता है? चलिए भाग का तो हमेशा उल्टा होगा, लेकिन किसका? संख्या का या भार का? संख्या का सीधा बनता है जलीय, भार का उल्टा पिरामिड बनता है जल में। असल में संख्या का आपका सीधा बनता है, लेकिन पेड़ का उल्टा बनता है, पेड़ का उल्टा बनता है। ठीक है, और भार पिरामिड में
हाथ में आदमी पेड़ का सीधा हो जाता है, पेड़ का क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, ये एक बार हो चुका है, आई थिंक आप गलत नहीं करेंगे। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ए में है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। बी में है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। और सी में है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सही है ना? मैंग्रोव होंगी, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। उत्पादकता की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा तो रहते नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका पहला है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में पहला है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रायोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या ये दोनों सही हैं? पहला ठीक है। जो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र का आया है कॉन्सेप्ट कि जहाँ पर संवेदनशील स्थिति होगी वहाँ गतिविधियाँ बिल्कुल ना दिलाओ, तो ये वन्य जीव संरक्षण से नहीं आया, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण से आया है। कब आया ये? 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत पेपर पे से बात कर रहे हैं, उसके द्वारा संवेदी क्षेत्र की संकल्पना आई है। और दूसरा, अगर वो संवेदी है तो कृषि कार्य का वहाँ पे बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 22 के रिजल्ट में बात किया था ना, एक कोर होता है, बफर होता है और संक्रमण इलाका होता है। कोर में क्या कोई भी गतिविधि अलाउ है? सिर्फ वही अधिकारी जाएंगे जो नियुक्त है। और बफर में अनुसंधान यानी कि रिसर्च, एजुकेशन से संबंधित चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बाहरी है उसमें बस भी सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं और अनुसंधान, रिसर्च और पर्यटन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, जिसको अपवेलिंग कहते हैं, क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, जिसके माध्यम से जो समुद्री उत्पादकता है वो बढ़ती है। यानी कि अगर कहीं समुद्र में अपवेलिंग हो रहा है या उत्प्रवाह हो रहा है तो उत्पादकता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? पहला है अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, दूसरा पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा आधा स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। देखिए कूट में पहला दूसरा है, सिर्फ दूसरा है, और इसके बाद आपका दूसरा तीसरा भी है और फिर तीसरा भी है। सही सब लग रहा है? बिल्कुल नहीं बच्चे, सब सही नहीं है। चलिए फिर से सुनिए। क्वेश्चन है अपवेलिंग या उत्प्रवाह। उत्प्रवाह मीन्स होता है ऊपर की तरफ प्रवाह, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उत्प्रवाह, इसी को अपवेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके द्वारा समुद्र में उत्पादकता बढ़ता है। तो कौन सी प्रक्रिया होगी कि समुद्र में नीचे से ऊपर आएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा? तो पहला है कि सूक्ष्म जीव जो अपघटक होते हैं उनको समुद्र में नीचे से ऊपर लेकर के आएगा, तो क्या उत्पादन बढ़ेगा? दूसरा है कि जो पोषक तत्व हैं उनको ऊपर लाएगा। तीसरा, जो नीचे के जीव जंतु हैं उनको ऊपर ले आएगा। सिर्फ पोषक तत्व, जीव जंतु के आने से उत्पादन थोड़ी बढ़ता है, उपभोक्ता बढ़ जाएंगे और वो छोटे जीव आएंगे तो अपघटक बढ़ जाएंगे। तो कौन? सिर्फ पोषक तत्व जब ऊपर आएगा तब उत्पादकता बढ़ेगी। इसी को क्या कहते हैं? अपवेलिंग या उत्प्रवाह। ये IAS का क्वेश्चन है। तो ये सब मतलब आप देखिए हार्ड बिल्कुल नहीं होते, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें बताना क्या है। अगर कोई ये समझा दे तो मोस्टली सवाल बच्चे क्या करेंगे? करेक्ट कर लेंगे। तो और भी बताएं या रहते